नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार, आप क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं। इतिहास का ये दूसरा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद नामक ये जो चैप्टर है, इसकी ये चौथी वीडियो है। इसके पहले हमने आपको तीन वीडियो में इसके चैप्टर के इसके पहले का भाग पढ़ा दिए हैं। अब ये चौथी वीडियो में लास्ट पार्ट है। इसमें बात करते हैं सविनय अवज्ञा के बारे में बात करते हैं। सविनय अवज्ञा की जो है, इसमें सविनय अवज्ञा की सीमाओं के बारे में बात किया जाएगा। अभी तक आपको पढ़ाए हैं कौन कौन से, दांडी यात्रा के बारे में बताएं, सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बाद लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस प्रकार से लिया है, इस तरह की बातें उसमें विस्तार से हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ अब चौथे पार्ट में बात होती है सविनय अवज्ञा की सीमाएं जो थी, वो सीमाएं किस प्रकार थी। यहाँ बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा में अगर देखा जाए तो सारे लोग जो है, सभी समूहों के लिए क्या है, सभी सामाजिक जो समूह थे उनके लिए राजस्व की जो है देखा जाए तो सभी पूरी तरह से प्रभावित नहीं था सभी समूह। उसमें देखा जाए तो एक ऐसा ही वर्ग, छूटा हुआ वर्ग देखा जाए तो कौन सा था, अछूतों का था। इस वर्ग की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि ये वर्ग के लोग जो थे वो इस स्वराज में उतने ज़्यादा सब जगह भागीदार नहीं हो पाए, क्योंकि ये लोग इकट्ठे नहीं थे, उतना ग्रुपिंग में इनमें नहीं थी, समूह में नहीं थे। तो लेकिन ये नागपुर और ये जो है देखा जाए तो इस जगह पे इनका जो है जो संगठन था वो मजबूत था, वहाँ पर इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ये क्या होता, वे जो अछूत थे, ये 1930 के बाद क्या होता है, इनको जो है वो खुद को अपने आप जो है खुद को पीड़ित या दलित कहने लगते हैं। रीजन इसका रहता है, कारण ये रहता है कि इनको जो है बहुत सालों से क्या होता है, इनको वंचित रखा जाता है सारी चीज़ों से, शिक्षा से वंचित रखा जाता है, अधिकार से वंचित रखा जाता है। और साथ साथ क्या होता है कि इनके साथ जो है इनका शोषण किया जा रहा होता है इनके साथ, यानी कि कहने का मतलब इनके रहने में, खाने पीने में, हर तरह के साथ इनसे छुआछूत भेदभाव किया जाता था, जिसके वजह से ये समाज से कटे हुए लोग थे। और दूसरी बात यह है कि इनको जो है समाज में बराबर सम्मान नहीं मिल रहा था, इस वजह से इन लोगों ने उसका उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात ये होती है कि ये हर तरह से इनको जो है वंचित रखा जाता है, शिक्षा से वंचित रखा जाता है और संपत्ति से वंचित रखा जाता था, जिसके वजह से ये बहुत पिछड़ जाते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये अपने आप को खुद को क्या कहने लगते हैं, उत्पीड़ित या दलित कहने लगते हैं। और इनके जो नेता होते हैं वो कांग्रेसी जो नेता होते हैं, दलितों पर ध्यान नहीं देते, और जिसके वजह से इनके बीच में जो लगाव होना चाहिए वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो उसमें पूरी तरह से सभी लोग भागीदार नहीं लेते। लेकिन कुछ जगह पर देखा जाता है कि अब यहाँ पर बात करेंगे आगे। यहाँ पे क्या होता है, जो रूढ़वादी सवर्ण हिंदू लोग रहते हैं, कौन कौन, यहाँ बात करेंगे रूढ़वादी सवर्ण हिंदू, जो सनातन पंथियों से जो है कांग्रेस क्या रहती है, डरी हुई रहती है इन लोगों से कि अगर ये हम दलितों को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो है कांग्रेस से ये हमारा समर्थक जो है वो कर देंगे, विरोध होगा और बहुत सा बवाल होगा। इसके वजह से कांग्रेस डरी रहती है हिंदू सवर्णों से, जिसके वजह से वो दलितों का सपोर्ट नहीं करती है और उनको शामिल नहीं करती। आगे क्या घटना घटती है, इसमें होता है क्या है कि महात्मा गांधी क्या कहते हैं, ये ऐलान करते हैं कि अगर अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं खत्म होती है तो जो स्वराज की जो हम सोचे हैं कि स्वराज जो है निर्माण, स्वराज मिल जाए, तो वो बताते हैं कि 100 साल तक भी छुआछूत अगर बिना खत्म किए हमें स्वराज नहीं मिल पाएगा। और वो कहते हैं कि जो अछूतों को जो वो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, हरिजन कहते हैं। और वो बताते हैं कि ईश्वर की संतान उन्होंने एक रूप नाम दिया था महात्मा गांधी ने। और इसके साथ साथ देखते हैं कि बहुत सारे लोग इतना नाम तो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या है कि जो अंदर की बात रहती है उनमें जो छुआछूत और भेदभाव वाली जो है एक भावना रहती वो नहीं दूर होती। इसके साथ आगे बात करते हैं। क्या होता है कि जो मंदिर है, मंदिर में इन्होंने क्या किया था, मंदिर में घुसने को मना था, यानी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। साथ साथ जो है सार्वजनिक जो है तालाबों में पानी नहीं पीने को दलितों को दिया जाता था। उसके साथ साथ जो है सड़क में चलने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, कुओं पर पानी नहीं मिलता था कि एक कुएं से सब लोग पानी पी सके, उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें, समान अधिकार के लिए इन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और इसके बाद क्या बात करते हैं कि जो महिला के जो है ढोने का काम करते हैं, उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांधी जी खुद जो है शौचालय साफ करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातों को वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, ये भी समाज के जो है लोग हैं। और इसके साथ क्या होता है कि जो ऊंची जात के नेता रहते हैं उनको कहते हैं कि वो अपना हृदय जो है परिवर्तन करें, और जो ये अस्पृश्यता या छुआछूत का जो है पाप है उनके मन में, उसको दूर करें, अन्यथा स्वराज नहीं मिल पाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो दलित नेता होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो भी इधर देखते हैं गांधी जी ऐसा तो कर रहे होते हैं, लेकिन इससे बहुत वास्तविकता उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है।
क्योंकि अगर उनके उत्थान से परिवर्तन हो जाता और बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती तो देखा जाए तो बाद में उनका जो है, यहाँ तक कि देखा जाता है कि आज तक संविधान मिलने के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जिसके वजह से क्या होता है कि समझा जा सकता है कि उस समय गांधी जी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है कि जो दलित नेता रहते हैं वो खुद को राजनीतिक हल ढूंढने के प्रयास में रहते हैं कि राजनीतिक हल उनको जो है कोई मिल सके, उनको राजनीतिक सम्मान मिल सके। और इसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि शिक्षा में उनको आरक्षण मिल जाए, क्योंकि दलितों को ये था कि शिक्षा में उनको वंचित रखा जाता था, शिक्षा दी ही नहीं जाती या शिक्षा देने का अधिकार ही नहीं था, पाने को उनको अधिकार ही नहीं था। इस तरह के बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे यानी कि पाखंड भरे हुए थे। तो इसके बाद बात करते हैं कि निर्वाचन जो दलित नेता थे वो चाह रहे थे उनको निर्वाचन चुनाव में अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिल सके, जिससे वो अलग से निर्वाचित हो सके और उनको आरक्षण मिले, इस तरह से उनको बचाव हो सके और उनके लोग चुने जा सके। इस तरह बहुत सारी उनकी मांगे रहती हैं कि लेकिन क्या होता है कि सविनय अवज्ञा में दलितों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। इसी वजह से क्योंकि कांग्रेस की जो भावना रहती है वो सही निष्पक्ष नहीं रूप से रहती है, उसमें बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, उनकी भावना जो है वही जो है हिंदू धर्म की जो है सनातन पंथियों से जो प्रभावित रहती है, जिसके वजह से सारे लोग उसमें शामिल नहीं होते सही से। महाराष्ट्र और नागपुर में क्या है कि ज़्यादा संख्या में जो है लोग शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो महाराष्ट्र और नागपुर के जो संगठन होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं संगठन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, सविनय अवज्ञा का साथ देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी रहते हैं वो क्या करते हैं 1930 में दलितों के लिए क्या करते हैं, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। दलित वर्ग ये यहाँ पे लिखे हैं, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। दलित वर्ग को इंग्लिश में कहा जाएगा डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में ये लोग ये अंबेडकर जी क्या करते हैं इसमें समाहित करते हैं दलित वर्ग में। तो इससे क्या होता है कि लोगों में वो इकट्ठा कर सकें। और क्या होता है कि यहाँ पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की इसके बाद बात करते हैं, ये उनको इकट्ठा करने के लिए प्रयास किए जिससे कि उनकी जो है बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, जो उनके अधिकार हैं वो मिल सकें। इसके वजह से उन लोग एक जो है संगठन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की जो बात काफी विवाद होता है। गांधी जी जाते हैं, अभी आप बात किए कि गांधी जी भी गए थे, वहां से वो वापस आए। तो यहाँ पे घटना क्या घटती है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की भी बात कर लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात होती है उसमें काफी विवाद होता है। गांधी जी बीच में ही छोड़ के चले आते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल माना होता है। बाद में फिर सरकार यहाँ दमन शुरू करती है। इस चीज के बारे में हम तीसरे पार्ट में आपको बताए हैं। यहाँ पे क्या होता है, काफी विवाद होता है क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार उनको जो है अंबेडकर जी की बात मान लेती है, उनको जो है निर्वाचन क्षेत्र वाली जो बात होती है, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं कि ये जो है हजारों साल से इनका जो है शोषण कर रहे हैं और इनको कोई अधिकार नहीं दे रहा है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना पानी पीने का अधिकार है, ना मंदिर में घुसने का, बहुत सारे इस तरह के अधिकार थे जो उनको अधिकार ही नहीं थे। मानवता को शर्मसार करने वाली बहुत सी घटनाएं घटती थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो इसके वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अंबेडकर जी की बात मान लेती है, तो गांधी जी को वहाँ पे क्या होता है कि अमरण अनशन शुरू कर देते हैं। आने पर क्या होता है, बाद में अमरण अनशन शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बात मान लेगी, अमरण अनशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात और घटती है कि एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो जो है धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ने के बाद यहाँ पे और देखते हैं कि आखिरकार जो है अंबेडकर जी क्या होते हैं, बाद में उनके जो है अनशन के आगे झुकना पड़ता है। रीजन ये होता है कि इसको जो है ये जो है बात मानी जाती है, इसको सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होते हैं। इसे जो है पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते में क्या होता है, माना जाता है कि जब जो है अंबेडकर जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे तो जो है बेमन से, और यहाँ तक कि बताते हैं वहाँ कहा जाता है कि वो रोते हुए तक उसमें जो है हस्ताक्षर किए थे। मजबूरी ये थे कि उस समय जो है बहुत सारे जो है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था बहुत तरह से। और इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत जगह जो है जो गरीब बस्तियां थी, दलितों की बस्तियां थी, वहाँ पे यहाँ तक उनको जला तक दिया गया था और सब जगह प्रताड़ित किया जा रहा था सवर्णों द्वारा। तो इस तरह की बहुत सारे दबाव की वजह से बेमन से वो कर लेते हैं। जो पूना पैक्ट होता है उसमें क्या होता है, पूना पैक्ट में क्या होता है कि ये सारी चीजें मांग की जाती है कि उनके लिए, दलितों के लिए अलग से जो है निर्वाचन क्षेत्र कर दिया जाए और उनको चुनाव का अधिकार हो। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है शिक्षा का अधिकार हो, बहुत सारी इस तरह मांगे की जाती हैं, जिसके वजह से इसमें क्या होता है और मांगों को तो मान ली जाती है इसमें देखा जाए तो। लेकिन जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र वाली जो बात होती है उसमें गांधी जी नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये इससे जो क्या होगा कि जो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन है वो उसके जो है प्रभावित होगा,
जिसके वजह से इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो इससे प्रभावित जो है यहाँ पे उसको प्रभावित होने के बजाय गांधी जी खुद जो है जेल में कर लेते हैं। यहाँ पे दो बातें पता चलती हैं, विवादात्मक स्वरूप देखते मिलते हैं कि गांधी जी एक तरफ तो चाहते थे कि दलितों को जो है आरक्षण जो है उनको पूरा जो है अधिकार मिले। यहाँ पर आपको बताएं पहले कि तालाबों में जो है पानी पीने के लिए, और इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह किया और महिला धोने वालों के लिए प्रतिष्ठा के लिए शौचालय साफ किए। लेकिन जब अधिकार की ही बात आती है तो वो क्या करते हैं कि अधिकार की बात करते हैं तो फिर वो जो है इस बात से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे उनको अलग से कोई चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर ये कैसे विवाद स्वरूप जो है बात है, इसको आप अच्छे समझ सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्या होता है, पूना पैक्ट में हस्ताक्षर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये पूना पैक्ट में हस्ताक्षर होने के बाद क्या होता है, जो केंद्रीय व विधायी परिषद होती है उसमें आरक्षित सीटों को जो है, इसमें जो है आरक्षित सीटों की बात कही जाती है। और जो है चुनाव है समान निर्वाचन क्षेत्र की जो बात कही जाती है पूना पैक्ट में, जो अम्बेडकर जी की बात रहती है, वो क्या है कि दल जो है इसमें शामिल कर लिए जाते हैं और उनको दलितों को आरक्षण जो है कुछ सीटें दे दी जाती हैं, आरक्षित कर दी जाती हैं। बाद में क्या होता है कि जो दलित आंदोलन रहता है, दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में जो चल रहे थे, उनमें राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनको जो है शंका की दृष्टि देखते थे। रीजन ये था कि कांग्रेस का जो है दो तरह के काम हो रहे थे। एक तरफ से तो सबके हमदर्द बनती थी, लेकिन दूसरी तरफ किसी की ये नहीं चाहती थी वो किसी से दूर हो सके, सबको शामिल करना चाहती थी। इसके पहले तीसरे वीडियो में आपको बताएं कि व्यापारी के साथ जब मिली थी तो मजदूरों के साथ नहीं दे रही थी, सोचती थी कि जो है जो उद्योगपति हैं उनसे दूर हो जाएंगे। इस तरह देखेंगे तो और कई जगह तीसरे पार्ट में हम बताएं कि किस तरह कांग्रेस के रवैये थे। अब बातें करते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होता है कि मुस्लिम के साथ कैसी सिचुएशन थी। यहाँ पे क्या होता है कि भारत के जो मुस्लिम होते हैं वो सविनय अवज्ञा में खास प्रति उत्साह नहीं दिखाते हैं। खास उत्साह क्यों नहीं दिखाते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन के बाद में इसी चैप्टर में पिछली वीडियो में बात करेंगे, असहयोग खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो शांत पड़ने लगा था। शांत पड़ गया था। शांत पड़ने के बाद क्या होता है, जो मुसलमान थे वो कांग्रेस के प्रति क्या हुआ, कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। जिसके वजह से क्या होता है कि 1920 के दशक तक, जो 1920 के दशक मध्य में क्या हुआ था, मध्य तक कांग्रेस जो है क्या होता है कि हिंदू महासभा जैसे जो है सभाओं के है नजदीक आने लगती हैं। जिसके वजह से क्या होता है, हिंदू महासभा जो है हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादियों के जब करीब आ जाती है तो उससे क्या होता है कि हिंदू और मुस्लिमों के जो संबंध होते हैं वो खराब होने लगते हैं। और क्या होता है कि दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जो है जुलूस निकालने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि कई शहरों में जो है दंगे होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, सांप्रदायिक जब टकराव होते हैं और दंगे होंगे तो इनका जो है फासला जो है हर दंगे के साथ जितने दंगे होते गए उतने फासला इनका बढ़ता गया, जिसके वजह से इनमें जो है एकता का जो है भाव आने की कोई बात ही नहीं रही गई। इसके बाद होता क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो गठबंधन का एक बार प्रयास किया था। यहाँ पे ये बात करते हैं कब, 1927 में ऐसा लगा था कि एक बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे घटना क्या घट जाती है कि जो इन दोनों में क्या होता है, सबसे बड़ा मतभेद रहता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, जो यहाँ एक होने का जो लगता है कि यहाँ 1927 में एक हो जाएगी। इसके बाद इनमें सिर्फ मतभेद सबसे बड़ा जो रहता है वो विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पे रहता है कि इनका प्रतिनिधित्व कैसे रहेगा। इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम जो लीग के नेता रहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, वो उनका कहना था कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में क्या है आरक्षित सीटें उनको मिल सकें। आरक्षित सीटों के साथ साथ क्या कह रहे थे कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में पंजाब और बंगाल जैसे जो क्षेत्र हैं इस जगहों में इनको क्या हो कि आबादी के अनुपात में इनको जो है प्रतिनिधित्व मिले। और इसके साथ है जो प्रतिनिधित्व का सवाल चल रहा था, यहाँ पे क्या हुआ कि 1928 में ही वो एक जो है 1928 में आयोजित सर्वदलीय जो है सम्मेलन होता है हिंदू महासभा का। और इस सभा में क्या घटना घटती है, यहाँ पे यस जयशंकर नामक जो व्यक्ति थे वो क्या करते हैं कि इस मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो समझौता होने वाला था उसकी जो बातें ही चल रही थी कि हाँ जो है एकता बन सके, एक हो सके, लेकिन वहीं पे जब ये यस जयशंकर ने खुलकर पूरी सभा में जो है क्या है निंदा कर देते हैं, जिसके वजह से सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं कि मुस्लिम लीग कांग्रेस एक हो जाएगी, क्योंकि गुप्त रूप से चलने लगता किस तरह समझौता कर लेके हिंदू मुस्लिम एक हो सके। लेकिन यस जयशंकर की वजह से बाद में वो भी सारी जो है शंकाएं दूर हो जाती हैं, यानी कि उनको एक हो ही नहीं पाते। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इसे लोग जो है संदेह व अविश्वास के जो है माहौल से निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि ये जो है कई तरह के देखेंगे इसमें विवाद स्वरूप बातें आती हैं। दलितों के साथ अलग है, मुस्लिम साथ के अलग है, कांग्रेस के रवैये की दो तरह की बातें आती हैं, उसमें सवर्ण हिंदू को वर्चस्व रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे विवादात्मक स्वरूप बातें आती हैं।
तो इसमें देखेंगे जो कांग्रेस से कटा हुआ मुसलमान था वो संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था कि हम साथ मिलके जो है तैयार जो है संघर्ष कर सके, जिससे क्या होता है क्योंकि मुस्लिम नेता जो रहते हैं अल्पसंख्यक, क्योंकि ये जो मुस्लिम नेता रहते हैं वो कांग्रेस के रवैये से परिचित रहते हैं और इनको भय रहता है कि इनके जो है हिंदू वर्चस्व की जो है इनकी जो संस्कृति है, पहचान है, इनकी हैसियत है, खो ना जाए, इनको खोने का डर रहता है, जिसके वजह से वो क्या होता है इस चीज से कांग्रेस से कटते रहते हैं, यानी कि संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये तो बात अभी तक रही कि यानी कि कैसे सविनय अवज्ञा की सीमाएं रहीं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन की भाव बात करें तो सामूहिक अपनेपन भाव में क्या है कि अपनेपन की भावना किसी देश को हम कैसे अपना माने, तो इस बात के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि कैसे जो है क्या होता है राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है। अगर किसी बात करें कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है, इसके बाद बात करते हैं जब लोगों को महसूस होने लगता है कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोगों को महसूस होने लगता है कि वो राष्ट्र के अंग है। अगर हमें लगे कि हम अपने देश के ही नागरिक, हम इसी देश के हैं, तो हमें अपने देश से प्यार होगा और उसके प्रति हम क्या होगा एक लगाव होगा और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि यहाँ हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, सारी चीजें हैं, मतलब कि देश से लगाव की भावना आती है। यही बात यहाँ भी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है। एकता के सूत्र में बांधने वाली जो साझा बातें होती हैं कि एकता के सूत्र में बांधने कि हाँ ये देश का राष्ट्रगान है, ये देश की संपत्ति है, देश की चीज है, तो ये लगेगा कि हाँ वो सबकी है और सबकी सुरक्षा करना चाहिए। इसी बात को बात करते हैं कि राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ बात रहनी चाहिए कि हाँ नहीं ये किसी व्यक्ति की नहीं, देश की चीज है, देश सबका है, ये बात सबके लोगों के मन में होना चाहिए। और अलग अलग समूहों व अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया जा सके, इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का जो है प्रभाव, जो औपनिवेशिक सरकार थी, बहुत सारे संघर्ष चल रहे थे कि लोगों के मन में लोगों को एक कैसे किया जाए, ये बातें बहुत विस्तार जो है व्यापक रूप से चल रही थी। तो संयुक्त संघर्ष के चलते क्या हुआ, बहुत सारी संस्कृति व प्रक्रियाओं के जिनके जरिए राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग में छा गए। मतलब कि यहाँ बात कर रहे हैं संयुक्त संघर्ष के चलते, यानी संयुक्त संघर्ष चल रहा है, सबका अपना, मुस्लिम का अलग, दलित का अलग, कांग्रेस का अलग, सब जो है संघर्ष कर रहे थे। बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जो चल रही थी, उसके साथ साथ क्या हुआ कि जिनके जरिए राष्ट्रवाद के लोगों की कल्पना में दिलो दिमाग में छा गए थे, क्योंकि सब लोग आजादी चाह रहे थे अपने तरीके से, जिसके वजह से क्या हुआ सभी लोग संघर्षशील थे। इसके बाद क्या होता है कि इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपने योगदान दिया था। उस टाइम की सिचुएशन ये चल रही थी। कौन कौन? इतिहास ने भी अपना योगदान दिया था, साहित्य ने भी, लोक कथाओं ने, लोकगीतों ने, चित्रों ने। क्यों? क्योंकि इतिहास से ही लोग जो है कुछ चीज पुरानी उठा के देखे कि हाँ हमारा जो है कितना गौरव में इतिहास रहा, जिसकी वजह से उनको प्रेरणा मिली कि हमें लड़ना चाहिए, हमें अपनी चीज अधिकार पाना चाहिए। साहित्य, लोक कथाएं और गीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा पहुंचाने लगी। बहुत सारे ऐसी चीज रचनाएं रची गई जिसकी वजह से लोगों को प्रेरित करने पे वो मजबूर करती थी। और चित्र और प्रतीक के माध्यम से राष्ट्र को एक करने वाले जो है उस समय चित्र भी बनने लगे। आगे बात करते हैं, इसमें क्या हुआ कि 20वीं सदी में क्या हुआ, भारत की पहचान के लिए कि एक छवि के रूप में, भारत माता की छवि के रूप में बनकर आती है। पहली बार जो ये छवि बनाते हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है बनाते हैं। यही जो है वंदे मातरम जो है की रचना करते हैं। 1877 में वंदे मातरम लिखते हैं। और यही बाद में क्या होता है कि बंगाल में ये जो है स्वदेशी आंदोलन के समय खूब वंदे मातरम गाया जाता है, और इसी को वंदे मातरम को ही इन्होंने बाद में अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह की बातें रही। बाद में क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है भारत माता की छवि जो है विख्यात छवि बनाती हैं। उस छवि में क्या है, उन्होंने भारत माता को एक शांत और गंभीर देवी के रूप में प्रस्तुत किया। साथ साथ उसमें क्या किया, आध्यात्मिक गुणों से युक्त उनको दिखाने का प्रयास किए थे। इसके आगे बात करते हैं कि भारतीय लोक कथा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे लोग उसको वो करते हैं जिससे कि आंदोलन मजबूत किया जा सके। उसके साथ साथ क्या होता है, गौरवमय इतिहास का भाव, मतलब कि जो अतीत का जो उनका अतीत होता है उसके बताते हैं कि हमारे बहुत पहले राजा थे। जैसे बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, वो बहुत महान राजा थे, पूरे जो है कई देशों को जीते हुए थे। इसके साथ साथ बहुत जो है उनका जो है अच्छा शासन रहा। इस तरह की बातें रहती कि हमारे यहाँ इतने अच्छे की जो है शिक्षा की व्यवस्था थी, जैसे कि उस समय जो है नालंदा और जैसे विद्यालय चल रहे थे। इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो अपने आप को गौरव जो है उसके प्रति, एकता का भाव आ सके देश के प्रति, सब चीजें चलता है। लोक परंपराएं को बचाकर रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बचाने का प्रयास किया जाता है। और साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर खुद जो है लोकगीत और बाल गीतों का जो है जो मिथकें होते हैं उन मिथकों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं जिससे लोगों को एक किया जा सके। साथ साथ क्या होता है कि मद्रास में भी नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सर्दर्न इंडिया नाम की जो है एक 4 खंडों में इसका जो है
एक पुस्तक लिखते हैं, उसमें भी लोक कथा के बारे में वर्णन करते हैं। इसमें भी लोगों को एक जो है प्रेरणा मिलती है लोक कथा से। और इसके बाद क्या है, जो चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह है उनसे भी लोगों को जगाने का प्रयास किया जाता है कि लोग जो है चिन्ह के माध्यम से एकता भाव। 1921 में महात्मा गांधी ने सफेद हरा लाल तिरंगा खुद जो है बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, बीच में चरखा वो करते हैं जिससे कि वो गांधीवादी विचारधारा को जो है दिखाए कि हाँ ये जो है गांधीवादी विचारधारा के, उसमें चरखा रख देते हैं। और साथ साथ बात क्या करते हैं, इतिहास को अलग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अंग्रेज बताते हैं कि यहाँ के लोग जो है बेकार हैं, यहाँ के लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ के लोग शासन नहीं कर सकते, यहाँ के लोगों की उतना समझदारी नहीं है, बहुत सारी यहाँ कमियां दिखाते हैं। लेकिन वही जो है यहाँ पे अब भारत के लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इतिहास की जो सारी चीज़ें हैं, हमारा जो पुराना इतिहास रहा, जहाँ पे जो इतना विकसित देश थे, हम लोग इतना आगे थे, तो उसको जो है लोगों को पढ़ाना चाहिए। साथ साथ विज्ञान, गणित, कला के व्यापार और दर्शन, संस्कृति और धर्म के मामले में देखा जाए तो हम बहुत आगे थे। इसमें देखा जाए कि व्यापार, गणित के मामले में अगर अशोक के समय की बात कर लेते हैं, प्राचीन बात कर लेते हैं, तो बहुत हम लोग आगे थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिर्फ अपना विकास किया, यहाँ के लोगों को क्या हुआ कि गुलाम बनाए रखा, केवल हिंदू अतीत को। लेकिन यहाँ पे एक कमी यह होती है कि जो भी यहाँ पे ये रचनाएं रच रहे, गीत रच रहे थे, प्रतीक रच रहे थे, इनमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जा रहा तो हिंदू जो है प्रतीकों को ही दिया जा रहा था, और हिंदू इतिहास को ही उठा के यहाँ पे बढ़ चढ़ के दिखाने जाने का प्रयास किया जा रहा था। जिसके वजह से होता क्या है, जो मुस्लिम समुदाय है या अलग अन्य समुदाय जो थे, वो लोग क्या किए, अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे थे। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि जब अलग थलग महसूस करने लगेंगे तो अपना उतना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसके साथ क्या होता है कि जो इसमें इस चैप्टर का पूरा निष्कर्ष भाव आता है, उसमें क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंग्रेजी जो सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, वो भारतीय समूहों के वर्गों में साझा संघर्षों में खींच रहा था। फिर से हम ये लाइन दोहरा देते हैं, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा भारतीय समूहों में जो था, वो क्या होता है कि सभी वर्गों को साझा संघर्ष में खींच रहा था। कहने का मतलब ये था कि सब लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी खिलाफ जो अत्याचार था उसके खिलाफ अंततः सारे ग्रुप एक होकर उनसे लड़ाई लड़े थे। और साथ साथ क्या होता है कि सबको साथ लेने के चक्कर में आंदोलन के भीतर कभी कभी बिखराव हो जाता था, साथ साथ क्या होता था, टकराव की स्थिति आ जाती थी और राष्ट्रीय एकता आंदोलन को शिखर पे पहुंचता था। लेकिन उसके साथ क्या घटना घटती थी कि फिर भी जो है टकराव हो जाते थे। इसके साथ बात करते हैं कि जो राष्ट्र उभर रहा था, वह क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का पुंज था। कहने का मतलब जो अब राष्ट्र उभर रहा था वो क्या था कि औपनिवेशिक सरकार से मुक्ति चाह रहा था। सारी जो है देखेंगे तो जो भी दलित है, मुस्लिम है, कांग्रेस है, सबके अपने अलग मांगे थी, लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि पहले हम जो है किससे, औपनिवेशिक सरकार से जो है दूर हो सकें, फिर इसके बाद यहाँ जो सारी कमियां हैं सबको अधिकार मिल जाए। ये रही यहाँ की पूरी बातें। उम्मीद करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की पूरी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।